हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास है एक एक्सक्लूसिव Oppo Reno 12 जो कि 12 तारीख को ही लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। बट हम लॉन्च से पहले इसकी वीडियो ले आए हैं क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी हाइप बनेगी भाई इसके एआई को लेकर। हो सकता है इस पर ड्रिल मशीन भी चला के दिखाई जाएगी, भाई फोन नहीं टूटता जैसे कि इन्होंने F27 Pro Plus के साथ करा था। लेकिन हमने उसकी हकीकत बताई थी, तो इसकी हकीकत भी हम बताएंगे कि क्या ये 30,000 रुपए में आपको फोन बाय करना चाहिए। अब देखो मार्केट के अंदर ना ये नया नहीं है कुछ। इससे पहले हमने देखा मेगापिक्सल के नाम पे, हाई रिफ्रेश रेट के नाम पे कंपनियों ने हमें चूना लगाया है। और अभी 2024 में एआई पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है कंपनियां, हर कोई एआई इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या इस फोन के अंदर एआई के नाम पर चूना लगाया गया है या एक्चुअली ये फोन डिजर्व करता है 30,000 रुपए? तो सारी चीजों की बात करेंगे। बस अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये फोन कैसा लग रहा है। तो देखो शुरू से शुरू करेंगे। इसके बॉक्स के अंदर एक तो आपको कवर मिलता है, फोन तो दिया ही गया है, साथ ही 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर भी है क्योंकि भाई इसमें 5000 mAh की बैटरी है, तो उसे तेजी से चार्ज भी तो करना है। तो भाई ये एक्चुअली काफी तेज करता है। अगर आप 0 से 100% करोगे तो 50 मिनट लेगा, लेकिन 1 से 100% करोगे तो 46 मिनट लेगा। और सुपर वूक टेक्नोलॉजी हमने भाई OnePlus के फोन के साथ यूज करी है, Realme के साथ करी है और Oppo के साथ तो हम कर ही रहे हैं। एंड ये एक्चुअली दूसरी टेक्नोलॉजी से फास्ट चार्ज करती है और फोन में कोई हीटिंग इश्यूज भी नहीं मिलता चार्जिंग के टाइम पर। तो ये मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। अब ये फोन जैसे मैंने फर्स्ट टाइम हाथ में लिया ना भाई, सच बता रहा हूँ, जैसे कि Vivo का V30 है ना, सेम इन हैंड फील आई। उतना ही पतला है, उतना ही शार्प फील होता है हाथ में फोन, और बैक में भी भाई आपको मैट फिनिश मिलती है ग्लास के साथ, जिसकी वजह से भाई ये Vivo V30 जैसा ही फील हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज है जो मैं रखना चाहूंगा कि यहाँ पर डिजाइन हो सकता है काफी लोगों को पसंद आए। और जिस तरीके से Vivo ने हिमालयन डिजाइन दिया था ना भाई, Oppo ने भी सनसेट टाइप का डिजाइन दिया। जैसे आप टिल्ट करोगे नीचे क्लाउड से दिखेंगे ऑरेंज में, जैसे कि शाम के टाइम में दिखते हैं। लेकिन पर्सनली जो मेरा फेवरेट डिजाइन है रेनो का, वो अभी भी Reno 10 का ही है। बाकी आप बता सकते हो कमेंट में आपको इसका डिजाइन कैसा लग रहा है। इसके अलावा इसका साइड का फ्रेम प्लास्टिक का और फ्रंट में कर्व पैनल मिलता है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, जो कि भाई टूटेगी नहीं। और ये चीज तो आपको अदर यूट्यूबर्स भी दिखा देंगे। लेकिन हम बात करेंगे इसके मेन मुद्दे की, वो है इसके एआई फीचर्स। अब यहाँ पर इसके अंदर भी जैसे गूगल फोटो एप्लीकेशन के अंदर काफी सारे एआई फीचर्स मिलते हैं, वो इसमें भी हैं। जैसे कि आप सिंगल टैप में रीटच कर सकते हो फोटो को, काफी ब्यूटीफाई कर देता है। इरेज कर सकते हो बैकग्राउंड में से कोई भी सब्जेक्ट को, और अगर आपके दोस्त ने कोई भी फोटो आपकी ब्लर क्लिक करी है, एक सिंगल क्लिक में वो भी भाई शार्प हो जाएगी। प्लस अगर आपने कोई ग्रुप में फोटो क्लिक करी है और किसी की आंख बंद है या वो स्माइल नहीं कर रहा, उन चीजों के भी एक्सप्रेशन आप चेंज कर सकते हो इससे। तो गूगल फोटो ऐप वाले एआई इसके अंदर भी हैं, जैसे कि दूसरे फोनों के अंदर मिलते हैं। प्लस जो इसके अंदर मेरे को सबसे अच्छी एडवांटेज लगी, आप अपनी फोटो को कोई भी डिजिटल अवतार में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये डिजिटल अवतार क्रिएट करने में ना भाई ये फोन आधा घंटा ले लेता है। और ये चीज हमने ऑलरेडी भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ देखी है, लेकिन Oppo ने इसे इनबिल्ट दिया है, तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी के लिए मेरे को सबसे बढ़िया लगा ना, जैसे कि Oppo के फोन के अंदर या OnePlus के फोन के अंदर साइड बार होता, तो अब इन्होंने साइड बार में ना टूल बॉक्स डाल दिया, जो कि गूगल जिमनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और भाई ये अलग अलग सजेशन देता है अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर कोई फोटो अपलोड करना चाहता हूं, तो यहाँ पर ये मेरे को कैप्शन के सजेशन देगा, जिससे मैं पोस्ट को और ज्यादा एंगेजिंग बना सकता हूं। और एक्चुअली ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर आप मेरी पोस्ट वगैरह देखोगे ना, तो वहां पर मैं भाई कभी भी कैप्शन नहीं डालता, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि क्या ही डालें। तो अब और एंगेजमेंट बढ़ा सकता हूं मैं इसके सजेशन से। इसके अलावा जैसे मैं क्रोम चला रहा हूं, तो यहाँ पर एआई स्पीक एंड एआई समरी का ऑप्शन मिलता है। मतलब मैं किसी भी टॉपिक को इससे बुलवा कर पढ़ सकता हूं, या कोई टॉपिक मेरे को शॉर्ट में जानना है तो मैं उसकी एआई से समरी भी बनवा सकता हूं। बाद में मैं आसानी से उसे समझ सकता हूं कम वर्डों के अंदर कि ये क्या कहना चाहता है आखिर। और एक फीचर तो इसमें S24 वाला है, और ये सेम फीचर iOS 18 के अंदर भी डाल दिया एप्पल ने। वो है भाई एआई रिकॉर्डिंग समरी। अब इसके अंदर मिल रहा है, मानो कि आपने रिकॉर्ड करी है कोई बात, दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बाद में उसे समराइज कर देगा आपके लिए, और उसमें से मेन पॉइंट्स को आप बाद में निकाल सकते हो जो फ्यूचर में आपको याद रहे। बाकी इन सब के अलावा देखो एक फीचर मेरे को और अच्छा लगा, जो एआई का तो नहीं है लेकिन इनके यूआई का है, वो है भाई फाइल डॉक। मानो मेरे को किसी के साथ फोटो शेयर करनी है, मैं यहाँ से उठाकर इसमें डालूंगा, किसी भी ऐप के अंदर यहाँ से उठाकर ड्रॉप करूंगा और मस्त सेंड कर सकता हूं। तो ये मेरे को एक्चुअली काफी कन्वीनियंट लगा, और सेम फीचर आई थिंक हमें मोटरोला के फोन के अंदर भी मिलता है। तो ये बात अच्छी है, इन्होंने सिर्फ गूगल फोटो एप्लीकेशन के एडिटिंग फीचर्स नहीं चिपकाए दूसरे ब्रांड की तरह। यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने काफी यूजफुल एआई फीचर भी ऐड करे हैं, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन अब बात करेंगे हम उस पॉइंट की जहां पर आपको कटौती करनी पड़ेगी एआई के नाम पर, और वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है, और इतना ही नहीं, इसके पीछे भाई एनर्जी भी है। Oppo की आदत रही है ये कि जब भी ये कोई प्रोसेसर डाल देना अपनी Reno सीरीज के अंदर, उसके पीछे एनर्जी प्लस पता नहीं क्या क्या लगा देंगे, जैसे हमें लगे कि भाई एक्चुअली बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। क्योंकि ये फोन आपको 30,000 में मिलेगा, और इसकी जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर 7300 की, ये बिल्कुल बराबर है 7200 के। बस यहाँ पर दो चेंजेस हैं, एक तो जीपी में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हमने देखा है Oppo के साथ कितना भी जीपी में चेंज कर लो, गेमिंग तो अच्छा कराता ही नहीं है। खैर गेमिंग के हम आगे
बात करेंगे। अभी मैं बता दूं जो दूसरा मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगा वो है एनपीयू के अंदर। अब एनपीयू बेसिकली एआई टास्क अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए होता है और वो हमने देखा कि एक्चुअली एआई के टास्क इसमें बढ़िया परफॉर्म किए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं 7300 जो कि भाई 7200 के बराबर का प्रोसेसर है। ये 7200 सबसे पहले तो मैं 20,000 के प्राइस सेगमेंट में मिल जाता है और हमने इसको टेस्ट करा तो यहाँ पर एक तो इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी है नहीं, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, और स्कोर भी इसका अराउंड 6 लाख है जो कि 30,000 के फोन के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है। बाकी यहाँ पर अब जहां पर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पहले क्या होता था ना, गेमिंग से हम जज कर लेते थे कि भाई प्रोसेसर तगड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज भी थी क्योंकि हमें कैपेबिलिटीज पता लग जाती थी। खैर गेमिंग तो छोड़ो, यहाँ पर नॉर्मल टास्क की बात करें तो 120 हर्ट्ज में अच्छे से चल जाता है। आप ज्यादातर एप्लीकेशन को 120 हर्ट्ज में सेलेक्ट करके चला भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है जब आप कोई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको एनिमेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी एप्लीकेशन को दोबारा खोलोगे तो आप कहोगे भाई यहाँ एनिमेशन कैसे आई है, उस टाइम पे आपको स्मूथनेस फील होगी। लेकिन मानो कि आपने वो वाली एप्लीकेशन खोली है और अचानक से आप दूसरी ऐप खोलोगे, वहां पर एनिमेशन नहीं मिलेगी, तो आप फिर से अगर पिछली वाली एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां से भी एनिमेशन गायब हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो आप लेटेस्ट एप्लीकेशन खोलोगे वो ये रैम में डालेगा और वहीं पर आपको एनिमेशन मिलेगी, सिर्फ बाकी के एप्लीकेशन में आपको एनिमेशन नहीं मिलने वाली है। और ऐसे इसलिए करता है ताकि रैम में कोई फालतू की ऐप ना रहे। और फालतू से याद आया भाई, इसके अंदर बहुत सारी फालतू के एप्लीकेशन भी हैं। यहाँ पर टन्स ऑफ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मेरे को सबसे बेकार लगता है ओप्पो के फोनों के अंदर, मानो आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो भाई उसके नीचे भी ऐप सजेशन काफी सारे आते हैं। इवन यहाँ पर इनकी खुद की एप्लीकेशन के नीचे भी ऐप सजेशन आते हैं, जो कि मेरे को काफी इरिटेटिंग लगता है। और रीनो सीरीज में पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ ये चीज, बट इस पर अभी तक कोई भी ओप्पो ने काम नहीं करा है क्योंकि इन्हें चाहिए बस पैसे। तो तुम्हें इस फोन को लेने के बाद खुद से सफाई अभियान करना पड़ेगा। बाकी एक चीज अच्छी करी इन्होंने, UFS 3.1 की स्टोरेज डाली है, LPDDR4X रैम है, जो कि भाई इस प्राइस में ठीक ठीक लगी है बाकी की स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। अब बात कर लें भाई गेमिंग की, जो कि इस फोन के अंदर बोलना भी पाप लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। और गेमिंग भाई मैं बोलूँ ना, मैं 20,000 वाले फोन के अंदर ही बोल देता हूँ कि कैजुअल गेमिंग के लिए ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर भाई कैजुअल होती ही नहीं, तो हैवी तो भूल ही जाओ। यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं है, काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप और जिटरिंग रेगुलरली आपको मिलने वाला है इस फोन की गेमिंग के अंदर। और मैंने इसका गेम मोड एक्टिवेट करके भी खेला है। बाकी एक चीज अच्छी है भाई वीवो से जो मेरे को पर्सनली लगी वो है इसके स्पीकर्स। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी लाउडनेस तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेबल मिलता है। बाकी हैप्टिक्स अगर आप तेज से टाइप करोगे तो आपको ठीक मिल जाएंगे, लेकिन वैसे मेरे को इंटेंसिटी हल्की सी कमजोर लगी है। लेकिन प्रोसेसर जो इसकी एक चीज और खराब कर देता है वो है कैमरा, क्योंकि प्रोसेसर की ISP पर ही कैमरा डिपेंड होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कैमरा सेंसर भी कुछ खास नहीं डाले। एक है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, ये है सोनी का LYT600, बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। मतलब मेरे को लग रहा है सारा पैसा AI में लगा दिया। इसके अलावा फ्रंट भी 32 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरे की यहाँ पर सबसे पहले वीडियो क्वालिटी देखिए। अब अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है आप लोगों को। और इसने स्किन टोन वगैरह अभी तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। बाकी मैं इस पर वर्डिक्ट्स दूंगा बड़ी स्क्रीन में देखने के बाद, लेकिन अभी आप मुझे कमेंट्स में वर्डिक्ट्स दे सकते हैं कि आपको इसका स्किन टोन और वीडियो प्लस जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर भाई 4K में स्टेबलाइजेशन नहीं है और मेरे को उतनी अच्छी भी नहीं लगी क्वालिटी, ना डिटेल्स अच्छी मिलती है, ना ही आपको लाइट कंट्रोल अच्छा मिलता है। बिल्कुल ओप्पो वाली हरकतें हैं, पूरा वाइट करने की कोशिश करिए। और 1080p के अंदर हमें स्टेबलाइजेशन तो हालांकि बढ़िया मिल जाती है, लेकिन बाकी की चीजें यहाँ पर भी प्रॉब्लम देती हैं। लेकिन इसका बैक कैमरा जो है ना 50 मेगापिक्सल का, 4K में भी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। पर्सनली यहाँ पर मेरे को इसकी वीडियो क्वालिटी ऑल ओवर एक नंबर लगी है। तो बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम आती है, जहां पर पूरा कैमरा बर्बाद हो जाता है। मानो आपने फोन निकाला और रैंडमली आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो इसके कैमरास को याद दिलाना पड़ता है भाई एक्सपोजर कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये शैडोज को कभी कभी हाईलाइट ही नहीं करता और बैकग्राउंड में काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है फोटो को। तो इसे अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको सब्जेक्ट पर टैप करना पड़ेगा, जब जाकर ये सब्जेक्ट को हाईलाइट करेगा। और ये प्रॉब्लम मैंने रेगुलरली नोट करी है, जितनी फोटो क्लिक करी है उसमें से मैक्सिमम इसने ऐसी ही ली है। इसके अलावा जब आप प्रॉपर लाइट में फोटो क्लिक करोगे वहां पर भाई बढ़िया फोटो क्लिक कर लेता है, वहां पर मेरे को शिकायत नहीं लगी। और डिजिटल 2x से भी आप इसमें फोटो क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरे को 2 कमी और लगी। एक तो ब्लैक कलर को बूस्ट कर देता है, दूसरा डिटेल काफी कम है अगर आप जूम करके देखोगे सब्जेक्ट पर। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन ये कहीं अच्छा कर लेता है, कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा बेकार करता है, तो वो भी काफी इनकंसिस्टेंट है। और भाई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसकी तो बात ही ना करूं तो सही रहेगा, क्योंकि भाई इस प्राइस में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होगा। इसमें छोड़ो ये 15,000 में भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा ओवर शार्प कर रहा है। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखो कितना बूस्ट कर लिया, तो अल्ट्रा वाइड तो बिल्कुल भी 30,000 में जस्टिफाई नहीं करेगा। बाकी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे की फोटोज आप देख सकते हो, खुद जज करके मुझे कमेंट में बताना। मैं अपनी ओपिनियन दूं तो भाई ये अगेन एक 20,000 वाले फोन के कैमरा से धुल जाएगा। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी अच्छा नहीं है। तो देखो कैमरा तो इसके कतई रद्दी है जितना भी मैंने इसको यूज करा है, लेकिन मैं इसके कैमरास को अभी दूसरे फोनों से
कंपेयर करना चाहूंगा, प्लस थोड़ा हार्श लाइट में भी टेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता भी बारिश चल रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो क्या ही मौसम हो रहा है। तो मैं इसके फाइनल वर्डिक्ट दूंगा आपको कंपैरिजन वीडियो में, जो मैं सोच रहा हूं Vivo V30 से लाने की। बाकी आप बताना आपको अगर दूसरे फोन से चाहिए कि किसके साथ मेरे को इसका कंपैरिजन करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। फ्रंट में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, मैंने बताया Corning Gorilla Glass 7i के साथ। यहाँ पर अच्छा खासा ड्यूरेबल ग्लास है भाई, हो सकता है कुछ यूट्यूबर इस पर ड्रिल विलिंग चला कर दिखाएं, हो सकता है भाई बाइक वाइक चढ़ा दें, खैर हम वो हरकतें नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर एमोलेड पैनल है 120 हर्ट्ज फुल HD 6.7 इंच का, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इंडोर 600 निट्स की है। मैंने जितना यूज करा मेरे को अच्छी खासी ब्राइट लगी है। बाकी अगेन वही कहूंगा, हार्श लाइट आने दो, उसके बाद थोड़ा और अच्छे से टेस्ट करके बताऊंगा। लेकिन ये डिस्प्ले HDR कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है भाई OTT प्लेटफॉर्म पर भी। कलर कैलिब्रेशन बहुत बढ़िया है। और एक चीज अच्छी लगी, लाइक नथिंग का फोन भी 30,000 वाला 4K वीडियो प्लेबैक नहीं करा पाता यूट्यूब पे, लेकिन ये करा पा रहा है। और भाई 4K प्लेबैक के बाद भी यूट्यूब ऐप के अंदर कोई भी जिटर मेरे को नहीं मिला, काफी स्मूथली रन कर रही है। तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली ओप्पो ने काफी बढ़िया करी है। बाकी यहाँ पर कलर वगैरह अच्छे हैं और व्यूइंग एंगल्स में कोई टिंट नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन और रिकॉग्निशन भी बढ़िया मिल रही है। तो ऑल ओवर आपको AI के नाम पर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है ओप्पो, क्योंकि इसकी जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस और कैमरा वैमरा है ना, वो 20,000 वाले हैं, कहीं कहीं तो 20,000 से भी नीचे लगते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप AI के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। लेकिन मेरी ओपिनियन यही रहेगी भाई, वेट कर लो, क्योंकि अब ना हर फोन के अंदर AI आ रहा है और हो सकता है इस प्राइस में AI वाला इससे तगड़ा ही फोन देखने के लिए मिले। तो बाकी आप बताना भाई, आपकी ओपिनियन है कि आपको कैसा लगा है फोन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट में बता देना भाई जो मैंने पूछा इस फोन के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।